नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष हमारा जो पिछला अध्याय चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ हम बात करने वाले हैं जो हमारा पिछला अध्याय चल रहा था, अध्याय 6। उसी में एक और क्रॉप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सीरियल क्रॉप यानी कि राइस के बारे में, अनाज वाली फसलों में से धान की खेती के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑयल सीड क्रॉप यानी तिलहनी फसलें जो है, तिलहनी फसलें इनके बारे में। यहाँ हम पढ़ेंगे मूंगफली की खेती के बारे में, यानी कि निम्न फार्म की फसलों की हमारा जो खेती है, ये टाइटल रहेगा चैप्टर का। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं ये तिलहनी फसलों की खेती। तिलहनी फसलों में भी हम पढ़ेंगे मूंगफली की खेती के बारे में। ठीक, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं धान की खेती, जैसा कि आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के वॉच उसे भी कर लीजिए। इसके बाद जो भी आगे की क्रॉप आएगी उसे भी हम कवर करेंगे बहुत जल्द। तो, तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, जिससे वह भी इस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 रहेगा। पिछला वाला हमारा जो लेक्चर रहा था लेक्चर नंबर 9 रहा था। ठीक है, पिछला वाला जो था 9 था, ये वाला 10 है। ओके, भारत का स्थान यानी तेल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 5वां स्थान है तेल उत्पादन में। ठीक, आर्थिक महत्व, तिलहनी फसलों का वार्षिक व्यापार जो है 80 करोड़ रुपए के लगभग होता है। 80 करोड़ रुपए, 80,000, सॉरी 80 नहीं है, 80,000 करोड़ रुपए के तकरीबन जो है तिलहनी फसलों का व्यापार होता है प्रति वर्ष। ये वार्षिक जो है आंकड़े हैं। ठीक है, खपत की बात करें तो भारत में 6 से 7% वनस्पति तेल का उत्पादन करता है, यानी भारत जो है 6 से 7% वनस्पति तेल जो है इसका उत्पादन करता है। और 12 से 15 जो है तिलहन क्षेत्र में है, और 78% तिलहन पैदा करता है। अब देखिए, मुख्य तिलहनी फसलों की अगर बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर राई, सरसों, तोरिया, मूंगफली, सूर्यमुखी, तीसी, ये मुख्य ऑयल सीड क्रॉप्स हैं भारत के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली के बारे में, मूंगफली की खेती के बारे में हमें अध्ययन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, मूंगफली का वानस्पतिक विवरण देख लेते हैं। मूंगफली का सामान्य नाम मूंगफली होता है। ठीक है, जैसे ग्राउंड नट बोलते हैं, कहीं कहीं इसे कच्चा बादाम बोलते हैं, तो इसके कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। बोटेनिकल नेम इसका अराइकिस हाइपोजिया होता है। पेन से लिखोगे तो अंडरलाइन करना बेहद आवश्यक है। अराइकिस हाइपोजिया इसका बोटेनिकल नेम है। परिवार फैबेसी से बिलोंग करता है। फैबेसी या लेग्यूमिनोसी इसे बोलते हैं हम लोग। और गुणसूत्र संख्या इसमें 40 देखने को मिलती है, 2 = 40। पॉलिनेशन इसमें स्व पॉलिनेशन देखने को मिलता है, स्व परागण देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और फल का प्रकार जो है यहाँ पर नट लाइक सीड होता है। नट लाइक सीड जो है यहाँ पे फल का प्रकार है। ठीक, ये इस प्रकार का मूंगफली का पौधा होता है। ये मूंगफली जो है जड़ में नीचे जमीन में बैठती है। ठीक है, अब मूंगफली का उपयोग क्या है? तो देखिए, वनस्पति घी बनाने के लिए, पशु चिकित्सा में दवाई बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जितने भी जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। खली के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। खली जो पशुओं के आहार के लिए हम लोग बनाते हैं, और खाद के रूप में भी हम खली का यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन सक्सेशन में भी अहम भूमिका निभाता है मूंगफली का पौधा, और भूमि की उर्वरा शक्ति है उसे बढ़ाता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उद्भव स्थान जो है इसका ब्राजील रहेगा। ब्राजील से यह उद्भव हुई है। ठीक है, भारत में प्रवेश तमिलनाडु में, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सबसे पहले इसकी खेती की गई थी भारत में। ठीक है, यानी ब्राजील इसका उत्पत्ति स्थान है, यहाँ से उत्पन्न हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी। तो यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में इसे भारत के अंदर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सबसे पहले लगाया गया था। और बात करें देखिए दक्षिण भारत की तरफ, तो दक्षिण भारत में यह आई थी मनेला कोटाई। मनेला कोटाई जो है ना, यहाँ आई थी। और उत्तर भारत में यह चीन से आई थी, मतलब चीन के साथ से होते हुए भारत में आई थी। तो चीन में से चिनिया बादाम बोलते हैं, उत्तर भारत में से मनला कोटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मनला कोटाई उत्तर भारत में कहते हैं, और सॉरी दक्षिण भारत में कहते हैं। उत्तर भारत में से चिनिया बादाम कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनिया बादाम। चिनिया बादाम चीन, क्योंकि चीन से आई थी ये, इसीलिए इसे चिनिया बादाम कहते हैं। ओके, चीन से यहाँ हमारे भारत में घुसी हुई थी, तो इसीलिए चिनिया बादाम इसे कहते हैं। क्षेत्र विस्तार की अगर बात करें तो भारत में 67.83 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है, और 72.49 लाख मीट्रिक टन इसका उत्पादन हमें मिलता है। भारत में ये बात हो रही है। और उत्पादकता में देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1066.83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से हमें यहाँ पे उत्पादन मिलता है। ठीक है, नेशनल लेवल की बात हो रही है। और प्रमुख राज्य जो है इसका जो कल्टीवेशन करते हैं उनमें गुजरात सबसे पहले आता है, फिर अन्य राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य भी राज्य। देन मृदा एवं जलवायु की बात करें तो हल्की बलुई मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी गई है कल्टीवेट करने के लिए, और उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए फेवरेबल है।
वर्षा 120 से 125 सेंटीमीटर चाहिए होती है, तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। ठीक। भारत में ग्राउंड नट जो है, मूंगफली जो है, इसकी कुछ उन्नत प्रभेद हैं, वेराइटीज हैं, और स्थानिक वेराइटीज हैं, और हाइब्रिड वेराइटीज हैं। तो देख लीजिए कौन सी है। गुच्छेदार वेराइटीज जो है, प्रभेद हैं, जिनमें GL24 है। यह ग्राउंड नट की गुच्छेदार प्रभेद है, यानी एक गुच्छेदार वैरायटी है, जो कि 15 जून से 10 जुलाई के बीच में बुआई की जाती है इसकी। कुबेर है, ये भी 15 जून से 10 जुलाई के बीच में बुआई की जाती है। फिर फैलने वाली कुछ वेराइटीज है, M13। यह ग्राउंड नट की जो वैरायटी है, 15 जून से 10 जुलाई के बीच में ही बोई जाती है। ठीक है। देन कुछ स्थानीय वार्षिक प्रभेद है, बाराबंकी है, मलबा सुपर है। ठीक है, यह हमारी स्थानिक है। और हाइब्रिड में तिरुपति अंबिका, ये दो वेराइटीज है हाइब्रिड के अंतर्गत। कुछ शस्त्रक्रियाएं हैं, किस प्रकार से खेत की तैयारी की जाती है, बुआई कैसे की जाती है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। खेत की तैयारी, जुताई, हमें खेत को 2 से 3 बार जुताई करनी है। ठीक है। इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर देना है। देन बुआई का समय आता है। ठीक। देखिए, गुच्छेदार प्रबंध हम लगा रहे हैं, तो 15 से 10 जुलाई के तकरीबन लगाइए, और फैलने वाली को भी हम 15 से 10 जून के तकरीबन ही लगाते हैं। दोनों के लिए समय एकदम एक जैसा ही है। ठीक है। खरीफ के सीजन में बोई जाती है, और हमारा मध्य जून से लेकर के मध्य जुलाई तक इसकी हम आसानी से बुआई कर सकते हैं। बीज दर की बात करें तो देखिए, गुच्छेदार के लिए 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें बीज चाहिए होता है, और फैलने वाली किस्मों के लिए 70 से 75 किलोग्राम बीज जो है चाहिए होता है प्रति हेक्टेयर। अब बीजोपचार हमें करना बेहद आवश्यक है। फफूंदी नाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से इसका बीज उपचारित कर सकते हैं, जैसे कि बेबिस्टिन है। बेबिस्टिन एक दवा है, बेबिस्टिन से आप लोग 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपचारित कीजिए। फफूंदी नाशक के बाद आप क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी बेबिस्टिन जो है फफूंदी नाशक यानी कि फंगीसाइड है, और क्लोरोपाइरीफॉस जो है इंसेक्टिसाइड है। ठीक है। इसके बाद आपको इंसेक्टिसाइड से इस्तेमाल करना होगा इसे उपचारित करने के लिए। 20 जो है क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC, इसका 8 ml आपको ले लेना है प्रति किलोग्राम बीज को उपचार करने के लिए। ठीक। इसके बाद खाद में उर्वरक की बात करें तो बुआई से 20 से 30 दिन पहले आपको 4 से 6 टन कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालनी होती है। नाइट्रोजन 25 किलोग्राम, और स्पूर यहाँ पर आपको 50 किलोग्राम, और पोटास आपको 25 किलोग्राम देनी होती है। ठीक। ये हमारी नाइट्रोजन है, ये हमारा सल्फर है, ये हमारी पोटास है। तो 25-50-25 के रेशियो में हमें प्रति हेक्टेयर डालनी होती है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जिप्सम भी हमें डालनी होती है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फूल आने के बाद इसका प्रयोग करना होता है। देन कुछ एक्टिविटीज और है, निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार प्रबंधन की। तो बुआई के 20 दिन बाद निकाई गुड़ाई की जाती है। जैसे ही हमने बुआई कर दी, बुआई के बाद जब हमारी फसल 20 दिन की हो जाए, उपज की आ जाए, तो यहाँ हम कुछ केमिकल्स है, जैसे पेंडामेथिलिन 30 EC है, ये एक खरपतवार नाशी है, इसका उपयोग कर लीजिए। 3 लीटर जो दवा है की मात्रा है प्रति हेक्टेयर की दर से हिसाब से इसका जो है ना छिड़काव करना होता है। या इसकी जगह आप एलाक्लोर भी ले सकते हैं। एलाक्लोर जिसका नाम लैसो है, लैसो का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 लीटर प्रति हेक्टेयर दर के हिसाब से। ठीक है। ये जो है बुआई के 1 से 2 दिनों के अंदर ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर इसे घोल बना लीजिए, देन आप स्प्रे कर दीजिए 1 हेक्टेयर में। अब बात करते हैं मूंगफली की कीट, व्याधियों एवं रोगों के बारे में, और उनके प्रबंधन के बारे में। तो देखिए, एक कीट है यहाँ पर मूंगफली का लाही या एफिड जिसे बोलते हैं, ग्राउंड नट एफिड। तो इसके लक्षण है कुछ, जब हमारी क्रॉप में आता है तो इन्फेस्ट करता है, तो पत्तियां पीली हो जाती है, मुरझा जाती है, झड़ जाती हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे में देखने को मिलेंगे, जो कि जगह जगह भूरे या काले भी हो सकते हैं। प्रबंधन की अगर बात करें तो डाइमेथोएट, और इसका जो मात्रा रहेगी 0.03% का घोल बनाकर हमें पौधों पर छिड़काव करना होता है। बुआई से पहले बीजों को थीरम से जरूर उपचारित कीजिए। 25 ग्राम प्रति किलोग्राम जो है ना, इस हिसाब से हमें दर से लेकर के बीजों को उपचार करना होता है। 25 ग्राम हमें थीरम लेनी होगी, और 1 किलो बीज को उससे उपचारित करना होगा। देन हमारी दूसरी जो एक डिसीज है वह रहेगी टिक्का। ये ऊपर एक कीट था, ये टिक्का डिसीज है। मूंगफली का टिक्का रोग आपने सुना होगा, जिसका कारक होता है सरसों, ये रहा सरसों स्पोरा आर्की डिकोला। सर्कोस्पोरा अराकी डिकोला, ये जो है इसका कारक रहता है। ठीक है। लक्षण की बात करें तो पत्तियों पर गहरे धब्बे जो विकसित होते हैं, और बीजों को क्षति पहुंचाता है ये। ठीक। अब बात करते हैं प्रबंधन के बारे में। तो इस रोग के द्वितीय कारक के लिए बुआई से पहले बीजों को थीरम से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको उपचारित करना चाहिए। प्रबंधन में आप पहले बीज को उपचारित करके बोएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको ये जो डिसीज है देखने को नहीं मिलेगी। देन कटाई है, विवरण और समय बता देते हैं आपको। विवरण देख लीजिए पहले। मूंगफली की कटाई उस समय की जाती है जब पौधे के जो पत्ते होते हैं पीले हो जाते हैं और बीज बनने शुरू हो जाते हैं। ओके। समय आपको बता दें तो कटाई का समय स्थानीय मौसम और क्षेत्र के आधार पर बदल सकता है, लेकिन सामान्य रूप से अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसकी कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। देन दौनी, सुखाने का समय, दौनी बोलते हैं सुखाने के समय को। देखिए विवरण क्या है।
कटाई के बाद मूंगफली को सुखाने के लिए बाहर सूरज की धूप में रखा जाता है, जिसका मकसद बीजों को सुखाने और मजबूत करने में मदद होता है करना होता है। ठीक है, समान समय क्या रहता है, सामान्य रूप से यह दोनों 5 से 7 दिनों में पूरी होती है, यानी कि 5 से 7 दिनों हमें अच्छी तरह से सुखाना होता है, लेकिन यह भी स्थानीय शर्तों पर निर्भर करता है। आपके यहाँ अगर अच्छी धूप निकल रही है तो आप अच्छी तरह से 2 से 3 दिन में ही सुखा लेंगे। ओके, भंडारण की बात करें तो देखिए सुरक्षा और रखरखाव बेहद आवश्यक है। सुरक्षा, मूंगफली जो है हमारी मूंगफली को उचित ढंग से पैक करके आपको रखना चाहिए, जिससे वहां पर सीलन नहीं पहुंचनी चाहिए, और उसे कीटों और नमकीन वातावरण से भी दूर रखना बेहद आवश्यक है। रखरखाव की बात करें तो अच्छे भंडारण के लिए मूंगफली को सूखे और ठंडे स्थान पर रखें। ठीक है, उचित हवाई सर्कुलेशन और नमी के स्तर की निगरानी भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका जो है भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और दोनों भी आप इस प्रकार से जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उस प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है ना, अध्याय 6, इसकी एक जो क्रॉप थी, तिलहनी फसलों में मूंगफली की खेती, यह कवर हो चुकी है। मूंगफली की खेती कुछ इस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, और फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो आप हमसे कांटेक्ट मतलब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर आपसे यह पॉइंट मिस हो गया है, तो हम आपको वह भी एक्सप्लेन कर देंगे। एक नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल देंगे, जिससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी क्वेरी है, मतलब जो भी समस्या है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें बता सकते हैं। ओके, तो साथियों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल छोड़ने से पहले एक और गुजारिश रहेगी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ में। ओके, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर योर लव फॉर आवर चैनल। ठीक है, और वैल्यूबल इंसाइट के लिए आप सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।